हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से लेकर कुछ उसकी शाखाएं, जीव विज्ञान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जीव विज्ञान के जनक, तो इससे रिलेटेड जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जब बात आती है जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों से रिलेटेड का अध्ययन जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी कहा जाता है, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, सूजनयिकी के जनक एफ गाल्टन, प्रत्यक्ष विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, आधुनिक आनुवंशिकी के टी एच मॉर्गन, पादप शारीरिकी एन गियू, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेट्स, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रेज, कव विज्ञान के माइकेली, जीवाणु विज्ञान के ल्यूवेन हॉक। जीवाणु विज्ञान के ल्यूवेन हॉक, भारतीय कवक विज्ञान इंजीनियर जे बुटलर, भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बेयर, जीवाश्मिकी के लियोनार्डो डी विंसी जीवाश्मिकी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान के लीनियस, आनुवंशिकी गिरगट जॉन मेंडल। अब देखो आनुवंशिकी गिरगट जॉन मेंडल, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी आ जाए तो आपको करना है मॉर्गन, टी एच मॉर्गन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, वर्गीकी के लीनियस, औद्योगिकी के मार्सेलो मेलपिगी, तुलनात्मक शारीरिकी जी व्यू विहर, पादप कार्य की स्टीफन हेल्स। तो पादप कार्य की स्टीफन हेल्स, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुइस पाश्चर, भारतीय बायोलॉजी आर एम कश्यप, भारतीय शैवाल विज्ञान एम ओ ए अयंकर। नेक्स्ट है जीव विज्ञान संबंधी शाखाएं। तो जीव विज्ञान में जैव रसायन, इसमें जीवधारियों के रासायनिक घटकों तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव सांख्यिकी, इसमें जैविक क्रिया उनके परमाणुओं का गणितीय विश्लेषण किया जाता है। जीव भौतिकी, इसमें भौतिक सिद्धांतों विविधता के आधार पर जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान, इसमें जीवधारियों का रासायनिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, इसमें आनुवंशिक पदार्थों के उपयोग और संयोजन द्वारा नए आनुवंशिकी लक्षणों वाले जीवधारियों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका क्या होती है? संसार के सभी जीवों, छोटे से अमीबा से लेकर बड़े हाथी तक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं? शरीर का सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है कोशिका। जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये अर्धपारगमी झिल्ली से ढकी रहती है। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। तो सबसे सूक्ष्म जो पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक, क्रिया करने वाली और रचना करने वाली एक इकाई है। ये सब कोशिका सब में पाई जाती है, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक। तो जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये अर्धपारगमी झिल्ली से ढकी रहती है और इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरे तीसरे स्वतः जन्म होता रहता है। स्वतः जनन की क्षमता होती है। देखते हैं नेक्स्ट।
अब कोशिका की खोज 1665 में, कई बार सन पूछा जाता है, कोशिका की खोज कब की गई? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। 1838-39 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणीशास्त्री श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले स्लाइडेन और श्वान। अब नेक्स्ट है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। केंद्र की रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, असीम केंद्रक और ससीम केंद्रक। असीम केंद्र को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और ससीम केंद्र को बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो कोशिका दो टाइप्स की होती है केंद्र की रचना के आधार पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होती है? इसमें केंद्र के चारों ओर केंद्र कला का अभाव होता है। केंद्र के चारों ओर केंद्र कला का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। जीवाणु, विषाणु, जीवाणुभोजी तथा नीलहरी शैवालों में प्रोकैरियोटिक केंद्रक पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। जीवाणु, विषाणु, जीवाणुभोजी तथा नीलहरी शैवालों में प्रोकैरियोटिक केंद्र कोशिकाएं पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाते हैं कोशिकाएं? तो ये होती है जीवाणु, विषाणु और जीवाणुभोजी में। ससीम केंद्र यूकैरियोटिक, इसमें केंद्र के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और इसमें केंद्र कला का अभाव होता है। इसमें सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रक के चारों ओर जो केंद्र कला है वो नहीं होती है। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक केंद्र के चारों ओर पूर्ण विकसित एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पूर्ण विकसित एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यूकैरियोटिक जो होती है उनकी कोशिका भित्ति पूर्ण विकसित होती है और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका के प्रकार आपने देख लिए, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है और इसमें एक विकसित झिल्ली पाई जाती है और सभी कोशिका पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। और जो होते हैं ये जीवाणु, विषाणु, जीवाणुभोजी, नीलहरी शैवाल में प्रोकैरियोटिक केंद्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कोशिका संरचना। कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इसको अच्छे से समझते हैं। कोशिका विभिन्न आकार की होती है। कोशिकाएं का कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसका बेलनाकार शेप होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, लंबवत होता है, आयताकार होता है, बहुभुजी आदि होती है। इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होती है। तक होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। आपको अच्छे से याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है, जिसकी लंबाई 175 होती है, मिलीमीटर होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन की होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका न्यूरॉन की। सबसे बड़ी तो कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है, जिसकी लंबाई 175 होती है। सबसे लंबी की बात की जाए तंत्रिका न्यूरॉन की होती है। अब कोशिका के भाग, मेन पार्ट्स ऑफ कोशिका। जीवद्रव्य होता है। हर कोशिका की बर्मा आवरण होती है जो उसकी अंतर वस्तु को चारों ओर के माध्यम से अलग करती है। ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। जीवद्रव्य कला, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वसा और प्रोटीन की बनी होती है। जीवद्रव्य कला एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इसके मुख्य कार्य कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक गतिविधि को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो आपको अच्छे से याद रखना, सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु एवं कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य एवं जीव द्रव्यों के बर्मा आघातों से रक्षा करना है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नामकरण अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने किया था 1886 में। ये अंडाकार होती हैं।
इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसमें बहुत से शोषणीय एंजाइम रहते हैं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एटीपी बनते हैं, जिनमें ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ये दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। बर्मा झिल्ली चिकनी होती है और तीसरी भीतरी अंगुली नुमा क्रिस्टी बनाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस फर्स्ट तो इसका नामकरण किसने दिया था? अल्टमैन ने 1886 में। तो आपको अच्छे से याद रखना, अल्टमैन ने 1886 में दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अंडाकार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार होते हैं। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। बहुत से शोषणीय एंजाइम रहते हैं इसमें, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एटीपी बनती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। इसमें ऊर्जा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बर्मा झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी अंगुली नुमा क्रिस्टी बनाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है लवक। ये पादप, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। संरचना में लवक लगभग माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते जुलते हैं। इसमें भी 2 झिल्लियाँ होती है पर क्रिस्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक की थी। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य, गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। एक अन्य नाम डिक्टियोसोम, याद रखना है। मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना है। कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होता है, किंतु राइबोसोम कण नहीं होते। इसके अंदर वसा और प्रोटीन तो होते हैं लेकिन राइबोसोम कण नहीं होते हैं। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये गोल आकृति की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य अंत कोशिकीय पाचन है। ये कोशिका विभाजन में भी सहायता करती है। इसका एक अन्य कार्य जीर्ण कोशिकाओं को नष्ट करना है। इसमें आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्सिनोजेनेसिस में योगदान करता है, जिससे कि सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका का रूप धारण कर लेती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो गोलाकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। मुख्य कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन इसका मुख्य कार्य है और उसकी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतःद्रव्य जालिका। ये कोशिका भित्ति तथा केंद्रक में भरे कोशिका द्रव्य में जालनुमा ढंग से फैला रहता है। ये जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। इन नलिकाओं द्वारा प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा एवं जल का परिवहन होता है। तो अंतःद्रव्य जालिका जो होता है ये कोशिका भित्ति और केंद्रक में भरे कोशिका द्रव्य में जालनुमा ढंग से फैला रहता है। ये कोशिका भित्ति और केंद्रक में भरे जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें एक जालनुमा ढंग से पूरा फैला रहता है। ये जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। जाल जो होते हैं वो एक बहुत छोटी छोटी पतली पतली चपटी नलिकाओं से बना होता है। इन नलिकाओं द्वारा प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा एवं जल का परिवहन होता है। केंद्र कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्र के अंदर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए केंद्र का आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण स्थान है। अब केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये गोलाकार या अंडाकार संरचना है जो प्राय कोशिका केंद्र के निकट होती है। केंद्र के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: केंद्र कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। तो केंद्र की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो दोनों में अलग है। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। कोशिका की जो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और केंद्र को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। आनुवंशिका ये एक गोलाकार या अंडाकार संरचना है
और इस केंद्रक जो होता है ये गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में होता है और केंद्र के 4 भाग होते हैं। इस केंद्र के अंदर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। अब करते हैं क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र। गुणसूत्र की सर्वप्रथम कार्ल विल्हेल्म वॉन नागिली ने 1842 में वनस्पति की कोशिका में देखा। बेबेराई एवं सतत ने सिद्ध किया कि जीन क्रोमोसोम के भाग गुणसूत्र को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, गुणसूत्र को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम। इसकी खोज पैलाडे ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। राइबोसोम, इसकी खोज पैलाडे ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। ये अपारदर्शी होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? अपारदर्शी। रासायनिक दृष्टि से ये आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तारक है, इसकी खोज 1888 ईस्वी में बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन मदद करता है, इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। तारक है, इसकी खोज 1888 ईस्वी में बोबेरी ने की थी। तारक है, इसकी खोज 1888 ईस्वी में बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है और इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये तारक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फीरोसोम। इसमें फ्रक्टोज स्टोरेज तथा राइबो न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। इसका कार्य वसा संश्लेषित करना है। नेक्स्ट है डीएनए एवं आरएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कोशिका विभाजन। प्रत्येक जीवित प्राणियों की उत्पत्ति एक कोशिका जाइगोट के रूप में होती है, जो बार बार विभक्त होकर एक बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में वीरचाउ ने देखा था। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में वीरचाउ ने देखा था। इस घटना में पहले डीएनए का द्विगुणन और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है: असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री, सूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन ये अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होती है। सूत्री विभाजन, ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन से मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। असूत्री विभाजन ये अविकसित कोशिकाओं में, सूत्री विभाजन ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन से मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि होती है, शरीर एवं उसमें स्थित अन्य कोशिकाओं की मरम्मत होती है तथा जख्म बढ़ता है। किंतु कैंसर कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की क्रिया अनियंत्रित एवं असीमित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन, ये विभाजन लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। इसमें गुणसूत्र द्विगुणित से विभाजित होकर अगुणित बनते हैं, इसलिए इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। ये प्राकणों, बीजांड या बीजाणुधानी में होते हैं। जंतु में ये विभाजन वृषण और अंडाशय में होता है। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ती हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट तथा अर्धसूत्री सेकंड। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें 2 गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन, ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन से मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। तो सूत्री विभाजन में क्या होती है? मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाएं बनाती है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि होती है, शरीर उसमें स्थित अन्य कोशिकाओं की मरम्मत होती है तथा जख्म बढ़ता है। किंतु कैंसर कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की क्रिया अनियंत्रित एवं असीमित हो जाती है। असूत्री विभाजन, ये विभाजन लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। तो सूत्री तो कायिक कोशिकाओं में होता है और ये लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। गुणसूत्र द्विगुणित से विभाजित होकर अगुणित बनते हैं, इसलिए इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। ये पराकणों, बीजांड या बीजाणुधानी में होता है। जंतु विभाजन वृषण और अंडाशय में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? वृषण और अंडाशय में। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ती है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें 2 गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है।
डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड एक कार्बनिक अणु है जो 3 छोटे अणुओं को जोड़ने से बनता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, याद रखना है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड और बेस होते हैं। डीएनए में क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं और बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक कार्बनिक अणु है जो 3 छोटे अणुओं को जोड़ने से बनता है। वो 3 छोटे अणु कौन से हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड और बेस। इन तीनों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड और बेस, आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1953 में वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में, इस काम के लिए उन्हें 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, आपको याद रखना है। हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन जैसे एडेनिन और गुआनिन। बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन जैसे थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है तथा सभी प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है और सभी प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए की संरचना डीएनए जैसी होती है, इसमें अंतर सिर्फ बेस का होता है। आरएनए की संरचना भी डीएनए जैसी होती है, अंतर सिर्फ बेस का होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए सामान्यतः एक सूत्री होता है। आरएनए सामान्यतः एक सूत्री होता है, परंतु कुछ वायरसों में द्विसूत्री भी होता है, जैसे राइबो वायरस। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है, परंतु कुछ पादप वायरसों में यह आनुवंशिक पदार्थ के वाहक के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः वायरस में आनुवंशिक पदार्थ FMZ होता है या फिर आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखो, डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस विधि में डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है तथा नाइट्रोजन बेस थाइमिन की स्थापना यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए इसमें शर्करा राइबोस होती है। इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसमें बेस 4 एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। एडेनिन, गुआनिन AGT और C होते हैं। AGTC होते हैं किसमें? डीएनए में। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। T की जगह U आ जाता है। T की जगह U आ जाता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में। ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए जो होता है ये केंद्रक में पाया जाता है। ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब देखते हैं कवक। अब है कवक। सभी कवक पर्णहरित विहीन होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि विविध पोषी होते हैं। ये संवहन उत्तक रहित होते हैं। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है और जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और ये संवहन उत्तक रहित होते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि विविध पोषी होते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेक्स्ट है, कवक संसार में उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थों जैसे रोटी, अचार, जैम, जेली आदि सभी में पाए जाते हैं। म्यूकस और जो कवक है जिसमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है।
म्यूकस और राइजोपस क्या है? कवक है। गोबर पर उगने वाले कवकों को कोप्रोफिलस कहा जाता है। तो कोप्रोफिलस किसे कहा जाता है? गोबर पर जो उगते हैं ना कवक, उसे कोप्रोफिलस कहा जाता है। किण्वन में यीस्ट द्वारा इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। किण्वन जो होता है उसमें यीस्ट द्वारा इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। अब कवक के प्रकार। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। मर्तोपजीवी। इस प्रकार कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, मोरसेला। परजीवी अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं, सदैव हानिकारक होते हैं, जैसे पाक्सनिया, आस्टिलागो। सहजीवी ये कवक दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। ये सहजीवी का उदाहरण है। लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। ये कवक दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एक आपको याद रखना है, गोबर पर उगने वाले कवकों को कोप्रोफिलस कहा जाता है। गोबर पर जो उगते हैं उनको कोप्रोफिलस कहा जाता है। और म्यूकस और राइजोपस जो है एक कवक के प्रकार है, भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अब जो लाइकेन एक सहजीवी टाइप का कवक है, ये क्या है? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। कवक जल, खनिज, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कवक को देता है। कवक क्या देते हैं? जल, खनिज और विटामिन शैवाल को देते हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कवक को देता है। लाइकेन में शैवाल वाला भाग फाइकोबायोट और कवक वाला भाग माइकोबायोट कहलाता है। तो याद रखना है, लाइकेन में शैवाल वाला भाग तो फाइकोबायोट और कवक वाला भाग माइकोबायोट कहलाता है। तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन में शैवाल वाला भाग फाइकोबायोट और कवक वाला भाग माइकोबायोट कहलाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को कार्टिकल्स कहा जाता है। गोबर पर जो उगते हैं उनको कोप्रोफिलस और पेड़ों की छालों पर उगने वाले को कार्टिकल्स कहा जाता है। तो ये अच्छे से याद रखना दोनों में डिफरेंस। और लाइकेन में शैवाल वाला भाग फाइकोबायोट और कवक वाला भाग माइकोबायोट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कवकों का आर्थिक महत्व। लाभदायक कवक। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में कवक भूमि में पड़े हुए सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ उर्वरक के समान कार्य करता है, तो भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो एक तो उर्वरता बढ़ाने में भोजन के रूप में बहुत से कवक खाने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोमेलिया, क्लेवेसिया, एगेरिकस, लाइकोपर्गम को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। मार्चेला जिसे गुच्छी कहते हैं में भी खाने में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कई कवक जैसे रोडोडेंड्रोन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। औषधि के रूप में कवकों में अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि। बेकरी उद्योग में यीस्ट तथा कुछ अन्य कवकों का प्रयोग किण्वन द्वारा शराब बनाने में किया जाता है। पनीर बनाने में एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम का प्रयोग दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। रसायनों के निर्माण में कवकों द्वारा कई प्रकार के अम्लों एवं रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे म्यूकर तथा राइजोपस की सहायता से फ्यूमेरिक अम्ल, एस्परजिलस नाइगर से ग्लूकोनिक अम्ल तथा पेनिसिलियम परप्यूरोजेनस से गैलिक अम्ल बनाया जाता है। एंजाइम के बनाने में कवकों से कई प्रकार के एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जैसे यीस्ट से जाइमेस, एस्परजिलस से एमाइलेज इत्यादि। जैविक नियंत्रण में कुछ कवकों द्वारा बनाए गए पदार्थ कीटों को नष्ट कर देते हैं। ये वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव के पदार्थ से दूसरे जीव को नष्ट कर दिया जाता है, जैविक नियंत्रण कहलाती है। एक जीव के पदार्थ से दूसरे जीव को नष्ट कर दिया जाता है, जैविक नियंत्रण कहलाती है। वातावरण को शुद्ध करने में कवक कई वस्तुओं का किण्वन करके उसे ह्यूमस में परिवर्तन करते हैं तथा वातावरण को शुद्ध बना देते हैं। अनुसंधान में
तो वर्णकों के निर्माण में और हार्मोन के निर्माण में। अब हानिकारक कवक। रोग उत्पन्न करने में कवक पौधे, पशु और मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। बहुत से कवक भोज्य पदार्थों पर उगकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जैसे अचार एवं मुरबे में फफूंद लगना, कागज एवं फेफड़ों को नष्ट कपड़ों को नष्ट कागज एवं कपड़ों को नष्ट करना। कुछ कवक कागज एवं कपड़ों को नष्ट कर देते हैं, जैसे टोरूरा, डिमेटेरियम इत्यादि कागज को नष्ट कर देते हैं, जबकि पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया इत्यादि कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। लकड़ियों को नष्ट करना। पोरिया, फोमिस एवं मेलियस इत्यादि कवक लकड़ियों को झड़ाकर नष्ट कर देते हैं। विद्युत उपकरण को नष्ट करना। कुछ कवक विद्युत तारों एवं विद्युत उपकरणों पर उगकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं इसके नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में।